हेलो गाइस, आज हम इंडियन पॉलिटी का एक और चैप्टर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कवर करेंगे 15 मिनट्स में। इसको हम डीपीएसपी भी बोल सकते हैं, बट उससे पहले पिछले वीडियो के एंड में जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर्स मैं बता देती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है सी, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर सी है और क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए होगा। So let's start with the lecture. So DPSP पार्ट 4 में दिया गया है और ये आर्टिकल्स 36 से लेकर 51 में है और ये हमने बोरो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या है? तो इसका ये मतलब है कि जब भी स्टेट कोई लॉ या पॉलिसी बनाएगा तो किन किन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। ये नॉन जस्टिशिएबल होता है, मतलब हम इसके एनफोर्समेंट के लिए किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि डीपीएसपी को एज अ नॉवल फीचर कहा था उन्होंने, और अगर हम डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों को शामिल करते हैं तो इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ग्रैनवेल ऑस्टिन ने डीपीएसपी को कॉन्शियस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट हम इसके फीचर्स देखते हैं। इट डिनोट्स आइडियल्स दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनैक्टिंग लॉ। ये मैंने आपको भी बताया था कि क्या क्या स्टेट को अपने दिमाग में रखना है पॉलिसी फ्रेम करते वक्त। इट रिजेंबल्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में मेंशन किया गया था। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक ब्रॉड इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम प्रोवाइड करता है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, उसके वेलफेयर के लिए। ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये भी हमने पीछे देखा था कि इट्स नॉट लीगली एनफोर्सेबल। इट हेल्प्स कोर्ट इन एग्जामिनिंग वैलिडिटी ऑफ लॉ। स्टेट को कोई भी नया लॉ बनाने से पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो डीपीएसपी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब एक एक करके देखते हैं इनको। सोशलिस्ट प्रिंसिपल। सो आर्टिकल 38 में कहता है कि जो भी स्टेट पॉलिसी बनाएंगे उसमें स्टेट को वेलफेयर प्रमोट करना है और इनइक्वालिटीज़ को कम करना है। इससे ही लोगों का वेलफेयर होगा। अब किस तरह के इनइक्वालिटीज़ हैं? तो ये इनकम, स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटीज़, ये सारे इनइक्वालिटीज़ हैं। उसके बाद आर्टिकल 39 में इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं बता देती हूँ। एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, equal pay for equal work, preservation of health of workers, opportunities for health development of children, preserve health of workers and children against abuse, और prevention of concentration of wealth and means of production है। आर्टिकल 39A है equal justice and free legal aid to poor, और आर्टिकल 41 में है right to work और right to education and public assistance। Next है आर्टिकल 42 to secure just and humane conditions for work and maternity relief। Next है आर्टिकल 43 to secure living wage and decent standard of living। Then आर्टिकल 47 है improve public health। ये सारे इंक्लूड होते हैं सोशलिस्ट पब्लिक प्रिंसिपल्स के अंदर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है गांधीयन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल गांधीयन आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। ये उन प्रिंसिपल्स की बात करते हैं जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी का विजन था। ये देखते हैं। पहला है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। विलेज पंचायत बनाना है और उनको पावर और अथॉरिटी देना है। ये है आर्टिकल 40। सेकेंड है कॉटेज इंडस्ट्री, प्रमोट करना है रूरल एरियाज में। ये है आर्टिकल 43। तीसरा है बिल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ये आर्टिकल 43B है। फोर्थ है एससीज और एसटीज़ एंड अदर वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना है।
ये आर्टिकल 46 में है। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, ये है आर्टिकल 47 में। आर्टिकल 48 है प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज एक्सेट्रा। ये 6 प्रिंसिपल डीपीएसपी में अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स आते हैं। नेक्स्ट है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इस कैटेगरी में लिबरलिज्म यानी उदारतावाद की आइडियोलॉजी है। तो पहला है टू सिक्योर ऑल सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है, मतलब एक समान हो सबके लिए। सेकंड है कि 6 साल से कम के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलनी चाहिए और एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये है आर्टिकल 45 में। थर्ड है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को साइंटिफिक तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़ सके, ये आर्टिकल 48 है। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48A में है। नेक्स्ट है जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं या प्लेसेस या ऑब्जेक्ट जिनका हिस्टोरिक इम्पोर्टेंस है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए स्टेट को, ये आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 50 ये कहता है कि स्टेट ये भी देखे कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से सेपरेट होना चाहिए पब्लिक सर्विसेज में। और लास्ट है आर्टिकल 51, इसमें बोलते हैं कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब दूसरे नेशंस के साथ अच्छे रिलेशंस बना सके और जो भी डिस्प्यूट वगैरह चल रहे हैं उसको सेटल करने की कोशिश करें। तो ये थे सारे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। अब कुछ इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स यहाँ पर। तो एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। इसमें 4 नए डीपीएसपी ऐड किए गए थे, तो मैं आपको चारों बता देती हूँ। पहला, टू सर्व अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये आर्टिकल 39 है। सेकंड, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर, ये आर्टिकल 39A है। फिर है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये आर्टिकल 43A है। और आर्टिकल 48A में है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट है 44th अमेंडमेंट 1978। इस अमेंडमेंट ने एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया। इट रिक्वायर्स स्टेट टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, ये आर्टिकल 38 में है। नेक्स्ट है 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसमें एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था अंडर आर्टिकल 21A। एक और अमेंडमेंट है यहाँ 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। इसमें बोला गया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म हो जो कि ऑटोनमस हो और डेमोक्रेटिक हो। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हम फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या डिफरेंस है ये देखेंगे। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज कि फंडामेंटल राइट्स नेगेटिव होता है क्योंकि वो स्टेट को रेस्ट्रिक्ट करता है कुछ चीज़ों को करने के लिए, वेरस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पॉजिटिव इन नेचर है क्योंकि वो स्टेट को सर्टेन थिंग्स करने को बोलती है। सेकंड इज कि फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिशिएबल और डीपीएसपी हम जानते हैं ये नॉन जस्टिशिएबल होता है। अब चलते हैं थर्ड डिफरेंस पे। फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं। नेक्स्ट है कि फंडामेंटल राइट्स दे हैव लीगल सैंक्शंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव मॉरल एंड पॉलिटिकल सैंक्शंस। फिफ्थ डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल का वेलफेयर प्रमोट करते हैं बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। फिर है फंडामेंटल राइट्स को किसी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली लागू हो जाते हैं, लेकिन डीपीएसपी को लागू करने के लिए लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है। और लास्ट डिफरेंस ये है कि किसी भी लॉ में अगर फंडामेंटल राइट किसी भी लॉ में अगर वायलेट होता है
तो कोर्ट्स उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के केस में कोर्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो किसी लॉ को वैलिडिटी दे सकते हैं ऑन द ग्राउंड कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, ये सब हमने पिछले स्लाइड्स में देखा है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एनश्राइंड इन इट्स, मतलब वेलफेयर स्टेट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? ऑप्शंस हैं प्रियम्बल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, और लास्ट ऑप्शन है 7th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 2, which principle among the following was added in the DPSP by the 42nd amendment to the Constitution? और इसके ऑप्शंस हैं equal pay for equal work for both men and women, participation of workers in the management of industries, right to work, education and public assistance, securing living wage and human conditions of work to workers. सो यहाँ पर मैंने आपके DPSP कवर कर दिए हैं, आप इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट लेक्चर जो मैं लेकर आऊँगी उसके साथ इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट गाइज़।